Hello everyone. Welcome back to Salient English Edu Service. I am Sandeep Kumar Soni and today we will do the second part of Indian civilization and culture. Before going to start this part, if you are new to my channel, then please subscribe my channel and hit the bell icon for the latest information. चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पैराग्राफ नंबर 6 तक। 6 में कुछ पार्ट छूट गया था, हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज नॉट जस्ट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट if we set our hearts after such things, we would become slaves and lose our moral fiber. कह रहा है कि it was not that, ऐसा नहीं था that कि we did not know how to invent machinery, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे कि मशीनरी जो होती हैं, जो मशीन्स होते हैं, उनका इन्वेंशन कैसे किया जाता है, यानी उनका आविष्कार कैसे किया जाए। बट आवर फोर फादर्स, लेकिन जो हमारे फोर फादर्स थे, जिसको कि एंसेस्टर भी कहा जाता है, यानी पूर्वज जो थे, न्यू, वो जानते थे दैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम अपना दिल, अगर हम अपने आप खुद को वैसे चीज़ों के प्रति अगर झोंक दे, ठीक है, सच थिंग्स कहने का मतलब क्या, ये, ठीक है, मशीनरी, वी वुड बिकेम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, अगर हम इन चीज़ों के प्रति अपने आप को झोंक देते, हम अपना दिल अगर उधर की ओर लगा देते, तो ऐसा हो सकता था कि हम गुलाम बन जाते, ठीक है। और जो हमारा मोरल फाइबर है, मतलब मोरल फाइबर कहने का मतलब हमारा जो चरित्र है, ठीक है, हमारा चरित्र जो है हमसे छिन जाता। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। दे, उन लोगों ने देयरफॉर, इसलिए, आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन मतलब बहुत सारा अपने मन में विचार विमर्श किया, तर्क वितर्क किया, खुद से भी किया, डिसाइडेड, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया दैट की वी शुड ओनली डू, हम सिर्फ वही करेंगे, व्हाट वी कुड आवर विद आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथ और हम अपने पैर से कर सकते हैं। दे सॉ दैट, उन्होंने यह भी देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हेल्थ एंड फीट, उन्होंने ये भी देखा कि अगर हम अपनी वास्तविक खुशी चाहते हैं, है ना, और अच्छी सी अगर हम हेल्थ भी चाहते हैं, तो ये तभी हो सकता है जब हम क्या करेंगे, अपने हाथों का और अपने पैरों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, है ना। लास्ट लाइन कहने का मतलब ये कि उनको ये पता था कि हमारी सच्ची खुशी और हमारी सच्ची हेल्थ जो है, अच्छी हेल्थ जो है, वो तभी आएगी जब हम अपने हाथ और पैर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitutions and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. दे फर्दर रीजन, बाद में उन्होंने यह भी तर्क जो है प्रस्तुत किया दैट की लार्ज सिटी, जो बड़े बड़े शहर जो थे, वर अ स्नेयर, वह क्या थे, वो एक जाल थे, वो एक फंदा थे। फंदा कहने का मतलब वैसी कोई चीज़ जहाँ से कि आप बहुत जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ, और वो जो बड़े बड़े शहर थे, और वो क्या थे, यूजलेस इनकम्ब्रेंस, मतलब जिसका कि कोई भी इस्तेमाल नहीं है और वो एक प्रकार का बोझ है, ठीक है, ऐसा कोई बोझ जिसका कि कोई इस्तेमाल ही नहीं है। लार्ज सिटी वैसा हुआ करता था। एंड, और साथ ही साथ, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम, और लोग जो थे शायद उन जगहों पर, यानी लार्ज सिटी में, खुश नहीं हुआ करते थे। एंड देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और वहाँ पे क्या हुआ करता था, वहाँ पे थीव्स हुआ करते होंगे, है ना, रॉबर्स हुआ करते होंगे, थीव्स यानी चोर, रॉबर्स यानी डाकू, और प्रोस्टिट्यूशन हुआ करता होगा। प्रोस्टिट्यूशन कहने का मतलब कि वैसा प्लेस जहाँ पर कि लोग क्या करते हैं, अपने जिस्म को बेचा करते हैं, ठीक है। एंड वाइस, और वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाइस होगा, वॉइस कहने का मतलब बुराई होगी। फ्लोरिशिंग इन देम, और इन सब में क्या होगा कि सबों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो फल फूल रही होगी।
चोरों का गैंग होगा, डाकुओं का गैंग होगा, प्रोस्टिट्यूशन होगा, बुराइयां होगी, यही सभी चीज़ें क्या होगी इन बड़े बड़े शहरों में फल फूल रही होगी, है ना। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और ऐसा भी हुआ करता होगा कि शायद जो गरीब लोग हैं उनको जो है अमीरों के द्वारा, है ना, उनको लूटा जाता होगा। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनको संतुष्टि थी किसमें, छोटे छोटे गांव में ही उनको संतुष्टि हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 8, they saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held our sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. they saw, उन्होंने यह भी देखा दैट कि जो राजा जो हुआ करते थे, है ना, और उनकी जो स्वॉर्ड्स हुआ करती थी, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, लेकिन यहाँ पे आप उसकी ताकत कह सकते हैं। राजा जो हुआ करते थे और उनकी जो ताकत हुआ करती थी, उन्होंने देखा कि ये दोनों जो थे इन्फीरियर थे। इन्फीरियर मतलब तुच्छ, यानी कमज़ोर थे, बहुत ही कम थे। किसके मुकाबले में, टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी जो ताकत है किस चीज़ की, वो जो ताकत है नैतिकता की, है ना। अगर आप सही हैं तो आप घबराएंगे नहीं, है ना, कहने का मतलब। तो ये सही, जब हम सच बोलते हैं तो क्या वो हमारा नैतिकता बनी हुई है। तो इनके सामने जो राजा के जो ताकत हुआ करते थे, ठीक है, ये उनकी कमज़ोर हुआ करती थी। एंड दे, और उसके बाद दे देयर फॉर हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, और उन्होंने ये भी देखा कि जो महाराजा जो हुआ करते थे, उनको ऐसा भी लगा कि जो महाराजा हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, इन्फीरियर, कमज़ोर हुआ करते थे। किनके मुकाबले में, ऋषि के मुकाबले में, फकीर के मुकाबले में। ठीक है, A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. मतलब कह रहा है कि a nation, वैसा कोई जगह, वैसा कोई राष्ट्र, with a constitution, जहाँ पर कि क्या है, संविधान है, जैसा कि यहाँ है, is fitter to teach others than to learn from others. वैसा कोई जगह जहाँ पर कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना गया है, जहाँ पर कि एक संविधान बना गया है। संविधान कहने का मतलब समजोर विधान, सम मतलब, ठीक है, सम मतलब बराबर, और विधान कहने का मतलब तंत्र या फिर शासन, जहाँ पर कि सबके साथ बराबर का शासन हो, उसी को संविधान कहा जाता है ना। तो जहाँ पे संविधान है, ठीक है, जो क्या करेगा, जहाँ पर संविधान है तो वो क्या करेंगे, वो लोग जो हैं, वहाँ के लोग जो हैं, वो दूसरे को सिखा सकते हैं। ये नहीं कि वो दूसरों से सीखे, है ना। भारत के लोग क्या हैं कि वो इतने ज़्यादा गांधी जी के मुताबिक इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा समझदार हैं कि वो दूसरे को सिखा सकते हैं। इन्हें जो है किसी और को सिखाने की ज़रूरत, किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स। इस राष्ट्र में ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ करते थे कुछ भी, यहाँ भी कोर्ट हुआ करता था, है ना। यहाँ भी लॉयर हुआ करते थे। कोर्ट कहने का मतलब जहाँ पर कि आप केस का निपटारा करते हैं, लॉयर हुआ करते थे जो कि वहाँ पे काम करते हैं, वकील जिनको कहा जाता है, ठीक है। एंड डॉक्टर्स, और यहाँ भी डॉक्टर्स हुआ करते थे। बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन सभी के सभी क्या थे, एक बंधन में बंधे हुए थे, है ना। ठीक है, एवरीबडी न्यू, हर एक कोई जानता था दैट कि दीज प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, और वो सभी लोग जानते थे कि ये जो प्रोफेशंस हैं, यानी जो कोई कोर्ट में एज ए जज काम करता है, या फिर जो लॉयर काम करता है, या फिर जो डॉक्टर के तौर पे काम करता है, ये जो प्रोफेशन है उनका मतलब पेशा जो है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रोब पीपल, और यहाँ तक कि जो वकील हुआ करते थे, है ना, और जो वैद्य लोग हुआ करते थे, है ना, जो वैद्य कहने का मतलब आज के ज़माने में जो चिकित्सक हुआ करते हैं, जिसको डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है, ये लोगों को लूटा नहीं करते थे, है ना। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, ठीक है, उनको ये माना जाता था कि वो कहीं ना कहीं निर्भर हैं, किन पर, लोगों पर निर्भर है, मतलब लोग उन पर निर्भर नहीं है, आम लोग उन पर निर्भर नहीं है। ये समझा जाता था कि वो जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो जज हैं, या फिर जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो डिपेंड है किन पर, लोगों पर, आम लोगों पर, नॉट देयर मास्टर, और वो उनके मास्टर नहीं हुआ करते थे, है ना। समझ गए। नंबर 8 पैराग्राफ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी में आगे है जस्टिस वाज टोरेबली फेयर। और जस्टिस की अगर हम बात करें, न्याय की अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा, अगर हम न्याय की बात करें, अगर हम न्याय की बात करें, वाज टोलेबरी फेयर, और ये काफ़ी हद तक क्या था, बिल्कुल सही था, है ना। सम्मानजनक न्याय हो जाया करता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, और साधारण नियम ये कहा जाता था कि आप क्या करें, कोर्ट से दूरी बना करके रहें, है ना, कोर्ट में मत उलझा करें, ठीक है, लोग ये कहा करते थे। देयर वर नो टॉट्स टू लर पीपल इन टू दैम। पहले वकील तो थे, ठीक है, और वो डिपेंड हुआ करते थे किन पर, लोगों पर। और उस समय जो है दलाल नहीं हुआ करते थे, जो कि क्या करते थे, ललचाया करते थे। जैसे कि अगर अभी आप कहीं पे जाते हैं, है ना, वकील के पास अगर आप जज कोर्ट में चले जाएं, अगर आपको कोई केस लेना है या फिर हैंडल करवाना है, तो ढेर सारे आपको जो है सो दलाल नज़र आ जाएंगे। वो ये कहेंगे कि एक्सपर्ट वकील से हम मिलवा देंगे, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था, और वो ललचाया नहीं करते थे किसी व्यक्तियों को कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। ये ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल नहीं था, ये था, ठीक है, लेकिन कहाँ था, ओनली इन, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स जो हुआ करते थे, यानी जो पहले राज्य हुआ करती थी, उनकी जो राजधानियाँ थी वहाँ हुआ करती थी, या फिर उनके आसपास हुआ करती थी, है ना। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। और जो आम लोग हुआ करते थे, अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। और जो उनकी जो जो ऑक्यूपेशन हुआ करती थी, भारत अभी भी कृषि प्रधान देश कहलाता है ना। तो जो किसान हुआ करते थे वो अपना जो है जेन्यून काम किया करते थे, यानी खेती बाड़ी किया करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और सचमुच में, वास्तव में, वो अगर जीवन जीने की कला वो सीखा करते थे, तो वो सच में वही लोग थे जो एंशियंट हमारे जो एंशियंट पीपल जो हमारे थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे या जो फोर फादर्स थे। सच में वही लोग ऐसे थे जो कि सच में घर में रह करके घर की सारी चीज़ें सीखा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन टू डिस्क्राइब हैड बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वटरीज। मतलब ये कह रहा है कि द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब मी बाय मी, जैसा कि मेरे द्वारा बताया जाता है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वस्ट्रीज। ठीक ठीक ऐसा ही जो है हमारे अनुयायियों के द्वारा भी यह बताया गया है ना। अनुयायी कहने का मतलब जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, ठीक है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन। ठीक है। अब एक चीज़ तो ये हमेशा याद रखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये कहा गया है इसमें कि दुनिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं है, ठीक है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई भी ऐसी सभ्यता या फिर संस्कृति नहीं है, हैव ऑल मैन अटेन्ड परफेक्शन, जहाँ पर कि सभी व्यक्तियों ने क्या किया है, परफेक्शन प्राप्त किया है, प्रवीणता प्राप्त की है। परफेक्शन कहने का मतलब किसी भी चीज़ का सर्वोत्तम बिंदु, है ना। और कोई जो है अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। गलतियां करना मनुष्य की स्वभाव है, वो गलतियां करेगा ही। अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो आपको ये लगेगा, उस समय के लिए लगेगा कि नहीं ये बेस्ट है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप खुद कहिएगा कि नहीं, इसमें और थोड़ा बहुत अच्छाई हो सकती थी। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट्स द मोरल बीइंग। भारत की जो सभ्यता रही है, इसका टेंडेंसी, इसकी जो प्रवृत्ति रही है, किस और रही है कि ये मोरल बीइंग को उठाता है। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। और रही बात वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है, अनैतिकता का पाठ हमें पढ़ाता है ना। किसी भी तरीके से बस हमारा अपना काम करना है ना, चाहे दूसरा कुछ भी करे। द लेटर इज गॉडलेस, मतलब बाद का जो है, यानी जो बाद में, इन दोनों लाइन में बाद में किस सिविलाइजेशन की बात की गई, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, और लेटर मतलब बाद में। तो जो लेटर सिविलाइजेशन है वो गॉडलेस है, मतलब भगवान का जहाँ पर कि कोई अस्तित्व नहीं है। एंड द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ ऑफ गॉड, और पहला जो है, पहला यानी जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, वो किस पर बेस्ड है, किस पर निर्भर है, वह जो है एक बिलीफ पर निर्भर है। किसके बिलीफ पर निर्भर है, भगवान के बिलीफ पर, है ना। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लीन
to the old to the old Indian civilization even as a child clings to the mother's breast। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसलिए बहुत समझना ये ज़रूरी है और ऐसा मानना भी ज़रूरी है कि हम क्या करें कि हर एक व्यक्ति जो है इंडिया के जो हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसको इतने अच्छे तरीके से संभाल करके रखना चाहिए, जितना अच्छे तरीके से कि एक माँ क्या करती है अपने बच्चे को संभाल करके रखती है ना। यानी इंडियन सिविलाइजेशन यानी हमारी भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है ये हमें बिल्कुल बचा करके रखना चाहिए, ठीक उस तरीके से जैसे माँ अपने बच्चे को कभी अपने से अलग नहीं होने देती है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। वो ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने हर तरफ जो है अभी तक में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बुराई ही की है, लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10 में, ऐसा नहीं है कि मैं जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से नफरत करता हूँ। वेस्ट कहने का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स, आई हैव मैनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल कहने का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने मुझे सिखाया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, और ख़ास करके किससे, वेस्टर्न लिटरेचर से जो हमें सिखाया है ना। वेस्टर्न लिटरेचर से जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके लिए मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all at all cost। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ द मॉडर्न सिविलाइजेशन का, है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ फॉर टीचिंग मी दैट, उसने जो मुझे ये सिखाया है कि इफ़ अगर इंडिया वांट्स टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर भारत यह चाहता है कि वह जो है अपने सर्वोत्तम बिंदु पर पहुँचे, है ना, जो सबसे अच्छाई वाली बिंदु हो सकती है वहाँ पर अगर पहुँचे, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली, मैं हर एक व्यक्ति, कंट्रीमैन कहने का मतलब भारत के जो हर एक लोग हैं वो हर एक व्यक्ति को साफ तौर पर कहना चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं दैट कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का बहुत सालों का उन्होंने अनुभव प्राप्त करने के बाद वो साफ तौर पर लोगों को ये कहना चाहते हैं, भारत के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने इससे एक सबक सीखा है, किससे, मॉडर्न सिविलाइजेशन से एक सबक सीखा है कई सालों की मेहनत के बाद, कि दैट इज़ इफ़ वी मस्ट सन दैट वी मस्ट सन एट ऑल कॉस्ट, हमें अपने सिविलाइजेशन को हर हमेशा क्या करना है, ऊपर की ओर बढ़ाते चलना है। ठीक है, यानी अगर भारत को एक अच्छा मुकाम दिलवाना है, भारत अगर ये चाहता है कि पूरे विश्व भर में इसकी छवि दिखे और एक अच्छी छवि दिखे, तो यहाँ के लोगों को जो है जागना पड़ेगा और यहाँ की जो भारत की जो सभ्यता जो संस्कृति है वह पूरे विश्व भर के लोगों को दिखानी पड़ेगी, तब जा कर के भारत अपने फुलेस्ट हाइट पर आ सकता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहे हैं गांधी जी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन कहने का मतलब क्या, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है। गांधी जी ने जैसा कहा है वो तो आगे है ही। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल यानी चीज़ों की पूजा है, वस्तुओं की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। और ये किसकी पूजा है, हमारे अंदर जो पशु वाला जो गुण है ना, जो हमारा मतलब कहने का जो एक क्रूड एक अलग पार्ट है हमारे शरीर के अंदर, ये उसकी पूजा है। इट इज़ अनएडल्टरेट मटेरियलिज्म। ठीक है, और ये क्या है, ये पूर्णतया सिर्फ और सिर्फ भौतिक वाली चीज़ों की ही पूजा है। एंड द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। और ये कह रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इफ़ अगर इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, और अगर ये जो है सो प्रत्येक कदम पर क्या नहीं सोचे, ये नहीं सोचे कि जो है सो मटेरियल की जो ही खुशी जो है, मतलब वस्तु
जब हमें हासिल हो जाएगी, है ना, और वस्तु को हासिल हो जाने के बाद जो हमें विजय मिलेगी, और अगर इसके बारे में नहीं सोचा जाए तो वर्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है ना। नंबर 12, इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन। अब ये कह रहे हैं कि इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, यह बिल्कुल अनावश्यक है, इफ़ नॉट यूजलेस, अगर हम ये नहीं कहें कि ये बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है, टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन, हम क्या करें, जो दो सिविलाइजेशन के मेरिट जो हैं, है ना, मेरिट कहने का मतलब जो उसका गुण है उसको जो हम वे कर रहे हैं, वे मतलब माप रहे हैं, है ना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, यूजलेस है, ठीक है, आवश्यक भी नहीं है कि हम दो सिविलाइजेशन की माप करें, उस दोनों को जो है सो कंपेयर करें। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड फॉर इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। अब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि द वेस्ट, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसने एक ऐसा सिविलाइजेशन, यानी वेस्ट कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने एक ऐसे सिविलाइजेशन को प्रस्तुत किया है जो कि सूट करता है ना। सूट मतलब क्या, जो कि बिल्कुल उनके लिए उपयुक्त है, किसके अकॉर्डिंग में, वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है ना, क्लाइमेट वहाँ की ऐसी है जिसके की कारण वहाँ के जो लोगों ने जो सिविलाइजेशन प्रस्तुत किया है, विकास किया है, वो बिल्कुल ठीक है। एंड सिमिलरली, और ठीक उसी तरीके से, वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस, और रही बात हमारी, तो हमने भी ऐसा सिविलाइजेशन जो विकास किया है वो हमारे कंडीशन के लिए बिल्कुल सही है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, और दोनों क्या है, अपने अपने जगह जो है बिल्कुल सही है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें, तो वह वहाँ के जो क्लाइमेट है, वहाँ के जो कंडीशंस हैं, उनके अनुसार बिल्कुल सही है। और अगर हम अपने इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो अनेकता में विविधता में अनेकता में एकता में विविधता की जो बात है, इसके अनुसार भी वो सही है ना। चलिए आगे बात करें। नंबर 13, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब ये कह रहा है कि जो अंतर है, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, ठीक है, वो क्या है, कि वो ये है कि मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमन वांट्स जो है ना, मतलब मनुष्य की जो चाह है, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उसको क्या करता है, वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना इस तरीके से वो बढ़ाते रहता है। यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ वांट्स को जो है बढ़ाने का काम करता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रेस्ट्रिक्शंस अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स। और रही बात एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें, प्राचीन, है ना, प्राचीन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि ये जो है क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है ना, ये रोक लगाता है, ये प्रतिबंध लगाता है, किस पर, किसी ऐसे चीज़ों पर, ठीक है, जो कि हम चाह रहे होते हैं, है ना। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन करता क्या है कि चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ोतरी करता है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना ऐसे करता है। लेकिन जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो ये करता है कि भाई तुमको जो ज़रूरत है ना, उसमें से सबसे पहले ये कोशिश करो कि क्या ज़रूरत नहीं है उसको तुम हटाओ, वो ये सिखाता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from wants of living faith in a future state and therefore also in divinity। और ये भी कहता है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है या फिर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप में जो है असंतुष्टता जो है वो हटा हमारे और बढ़ाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना वो फ्यूचर स्टेट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अभी हम जो जी रहे हैं, अगर भारत में ये कहें कि अभी यहाँ पे भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है तो गलत नहीं है, क्योंकि हम अभी जो जी रहे हैं, है ना, हम इस उम्मीद में भी जी रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो आगे चल करके बहुत अच्छा हो। और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यही कहता है, जो भी आपके पास चीज़ है इससे और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ असंतुष्टता को जगाता है। आप कितना भी कुछ पा लीजिए, आपको कुछ
ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, आपको हर हमेशा ये लगेगा कि मुझे अभी भी कुछ और चाहिए, और ये जो है बिल्कुल इसलिए भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है ना। The restraints of ancient or stone civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and existence of a divine power, है ना। और रही बात अगर हम ईस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें या फिर एंशियंट सिविलाइजेशन की बात करें, तो ये क्या है कि ये एक जो है बिलीफ पर बना है, एंड ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, और ये क्या है, ये हम पर भी निर्भर करता है। मतलब हम खुद पे क्या चाहते हैं, खुद से हम क्या चाहते हैं और हमें क्या होना चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि हमें जो चाहिए वो सच में जो हमें खुशी मिल रही है वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ अगर ये सभी चीज़, कहने का मतलब ये है कि ये समझिए कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति है ना, वो ये सिखाती है कि आप वर्तमान समय में खुश रहें, है ना। भविष्य की चिंता छोड़िए, लेकिन एक हद तक भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए, लेकिन लोग क्या हैं कि एक हद से ज़्यादा जो है भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं, ठीक है। तो एक हद से जब भविष्य के बारे में अगर हम चिंता करने लगे, दैट बिकम्स आवर वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वर्तमान हमारा सही हो, आगे आगे की ओर देख लेंगे। तो ये अगर आपका थिंकिंग है, दैट इज कॉल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 14 और पैराग्राफ नंबर 15। चलिए ये हमारा लास्ट होगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कुछ ऐसी जो इमीडिएट मतलब तुरंत और ब्रिलियंट रिजल्ट्स जो रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के, ठीक है, वो कुछ ऐसा चीज़ रहा है जो कि हमें क्या कर रहा है, मतलब पागल बना रहा है। कुछ ऐसी खोज हो रही है, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है ना वो हमें पागल बना रहा है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डॉट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम सचमुच में अगर चाहते हैं कि हम अपने आप को एक परफेक्शन की ओर ध्यान दिलाएं, अगर हम परफेक्शन चाहें, तो हमारी जो विजय है वो हमारी विजय किस में है कि हम अपने आप जब रोकते हैं इन सभी चीज़ों से, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है, आज स्मार्टफोन की ही बात कर लीजिए, है ना। 3 से 4 महीने होते नहीं है कि सामने वाला कोई नया स्मार्टफोन ले लेता है और हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि वो स्मार्टफोन बड़ा अच्छा है ना। हम ये कहते हैं कि चलो इसको हटाते हैं और दूसरा लेते हैं, ठीक है। अब ये हम हटाते हैं दूसरा लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन जो हमने लिया, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और वो हम ये समझ रहे हैं कि नहीं ये जो कुछ भी है बिल्कुल अच्छा है, कोई गलत नहीं है, और हम संतुष्ट हैं इसमें। और आगे की ओर देखा जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो हमें इससे भी अच्छा मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है, उपयुक्त है। तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन, और ये लाइन यही कह रहा है, ठीक है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, बार्टरिंग का एक क्वालिटी हुआ करता था हम लोगों के समय, ठीक है, मतलब एंशियंट लोगों के समय। वस्तु विनिमय, कहने का मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को ले लेना। लेकिन अब क्या है कि अब ये सभी चीज़ें हट गई है, और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ परमानेंट गुड्स को जो है, कोई भी चीज़ जो है हम एक क्षणिक खुशी भर के रूप में हम देख रहे हैं, ठीक है। ठीक फिर से वही बात कीजिए, हमने अभी क्या कहा, हमने ये कहा अब, और एक चीज़ ये भी है कि हम अब एक दिखावटी वाले युग में भी जी रहे हैं, है ना। दिखावटी वाले युग में जी रहे हैं। हमारे पास अगर एक बहुत पुराना स्मार्टफोन है ना, तो हम बाहर निकालने से भी उसको कतराते हैं, ठीक है। और कोई अगर नया है तो हम उसका देख करके उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, है ना। अब यही चीज़ हमारे साथ हो गया है। अब आपने क्या किया, एक उससे भी अच्छा स्मार्टफोन आपने खरीद लिया, है ना। और आप क्या कर रहे हैं, बस उसको दिखाया, किसी को भी दिखाया और उसको दिखा करके आप खुश हो गए। और ये खुशी क्या, ये ज़्यादा समय के लिए खुशी नहीं रहेगी, ये क्षणिक है ना। तो यही कह रहा है कि हमने जो अपने आप को जो अब झोंक दिया है वो एक मोमेंटरी प्लेजर के लिए झोंक दिया है ना। लॉन्ग टर्म की खुशी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जस्ट in the West, they have made wonderful discoveries in things material. Similarly, Hinduism had made
still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. जैसा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने क्या किया है, बहुत सारा इन्वेंशंस किया है, बहुत सारा डिस्कवरीज किया है। किस चीज़ में? मटेरियल की चीज़ में, यानी वस्तुओं के क्षेत्र में वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने बहुत कुछ खोजा है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो हिंदुइज्म है ना, हिंदुइज्म एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉन्सेप्ट है। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि एक वीडियो का लेक्चर मैं हिंदुइज्म में भी दूं तो मैं बिल्कुल दूंगा। अगर हिंदुइज्म की यहाँ बात की जाए तो बहुत कम है। कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में सब कुछ बटा हुआ है, सब कुछ हिंदुइज्म में ही छिपा हुआ है। जितनी भी सभ्यता है, जितनी भी संस्कृति है, जितने हम भी हमारे रीति रिवाज हैं, है ना, जितने भी संप्रदाय हैं, ये जितना भी चीज़ है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा हमारी पृथ्वी जो है, सब कुछ हिंदुइज्म में छिपा हुआ है। ठीक उसी तरीके से हिंदुइज्म ने भी क्या किया है, बहुत कुछ जो है सो ऐसा ऐसी डिस्कवरीज जो है इसने खोजी है जो कि अपने आप में मार्वेलस है ना, शानदार है ना। किस फील्ड में हिंदुइज्म ने खोजा है? तो रिलीजन के फील्ड में खोजा है उसने। स्पिरिट, है ना, ये जो हमारे अंदर का जो गुण है और हमारे अंदर की जो सोल है, हमारी आत्मा जो है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आपने सुना तो होगा, ये कहा जाता है ना कि लोगों का शरीर सिर्फ मरता है ना, आत्मा हमेशा अमर रहती है, ठीक है। और हिंदुइज्म में इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ अपडेट रहिए। अगला लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ लॉट ऑफ टाइम। टिल देन हैव अ नाइस डे।